चैप्टर आज फिनिश कर देते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं इसके, ठीक है। ऑन कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ द डिजीज। किसी बीमारी को पता लगाना है वो किस वजह से हो रही है, बैक्टीरिया से है, वायरस से हो, किस बैक्टीरिया किस वायरस से, ठीक है, उसको डिटेक्ट कराना, इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। यहाँ पर वो जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं वो क्या है? ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड मेथड, ठीक है। उसमें डिजीज को तब डायग्नोस किया जाता है जब उसके सिम्टम आने होते हैं। डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब सिम्टम आता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। डिजीज को ठीक करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि डिजीज का पैथोजन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया है। जब ज़्यादा संख्या होती है तभी उसका सिम्टम भी आता है। अगर चाहते हैं डिजीज को अर्ली कंडीशन में डिटेक्ट करना, सिम्टम नहीं आया हुआ है उस समय डिजीज को डिटेक्ट करना, तो उसके लिए टेक्निक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम मॉलिक्यूल को पता लगाते हैं। किस मॉलिक्यूल के लेवल पर जाकर के। मॉलिक्यूल का मतलब बायोमॉलिक्यूल, जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ये सब क्या है? बायोमॉलिक्यूल। इनको डिटेक्ट करेंगे जिसकी वजह से हम डिजीज को डायग्नोस कर ले जाएंगे। समझ में आया? मॉलिक्यूल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? मॉलिक्यूल के लेवल पर इसको डायग्नोस करते हैं। तो ये अर्ली डिटेक्शन है। किसके लिए होता है? फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। अर्ली डिटेक्शन का फायदा क्या है? क्या बेनिफिट है अर्ली डिटेक्शन करने का? ताकि प्रॉपर केयर हो सके। अगर शुरुआती दौर में पता लग जाएगा डिजीज तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होगा, ठीक है। अब कैसे करते हैं और ये टेक्निक को कैसे यूज किया जाता है, इसमें कौन कौन सी टेक्निक आती हैं? इसको ऑन कर दो, ओपन कर दो। हाँ, पूरा ओपन कर दीजिए अब से, ठीक है। देखिए इसमें जो टेक्निक है वो है RDT, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, PCR है और ELISA। ये तीन टेक्निक को यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। डिजीज को पता लगाने के लिए ये तीन टेक्निक है, ठीक है। RDT जो है ये इसके अंडर में DNA प्रोब हम लोग पढ़ेंगे। RDT का मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसके अंडर में जो पढ़ेंगे एग्जाम्पल वो क्या है? DNA प्रोब आप समझिए, DNA प्रोब्स, ठीक है। तो एक एक करके इसमें देखते हैं DNA प्रोब्स क्या होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर DNA प्रोब्स। प्रोब का मतलब समझते हैं क्या होता है प्रोब? आपको उसमें भी बताया गया होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है। स्मॉल सेगमेंट ऑफ द DNA का एक छोटा सा सेगमेंट जो सिंगल स्ट्रैंड होता है और उसको यूज किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचानने के लिए। किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री। मान लीजिए आपकी बॉडी में या कहीं पर भी कोई सीक्वेंस है, उसको ये AGCT ये वाली सीक्वेंस है। DNA के इस सीक्वेंस को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर है या कहीं पर ये सीक्वेंस है? तो इसके एक आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब डिजाइन करेंगे, ठीक है। डिजाइन नहीं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं प्रोब, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब क्या होगा? T होगा, C, G, A और T। ये सिंगल स्ट्रैंड DNA है, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड DNA है। इसको जब हम अप्लाई कराएंगे DNA के फ्रेगमेंट्स, आपके पास DNA के फ्रेगमेंट है, वो आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? DNA होता है, ठीक है, सेपरेट कराते हैं।
आपके पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को पहचानना है इसको, तो ये जब अप्लाई कराएंगे इस तरीके का प्रोब, अगर ये बाइंड कर गया तो इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस मौजूद है, क्योंकि इसी का कॉम्प्लीमेंट्री जो है हमने इस सीक्वेंस को यूज किया था इसको पहचानने के लिए। ठीक है, तो अगर वो बाइंडिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस उस जगह मौजूद है। लेकिन बाइंडिंग को देखा कैसे जाएगा कि बाइंडिंग हुई कि नहीं हुई? तो प्रोब के साथ में एक चीज और, प्रोब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, छोटा सा फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, उसके साथ में रेडियोएक्टिव मटेरियल को भी अटैच करा देते हैं। ठीक है, क्या अटैच कराएंगे? रेडियो, जैसे फास्फोरस 32 आपने पढ़ा ना, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जब था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पर है ना, उसके बाद हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट था। हर्शे चेज में डीएनए को रेडियो लेवल्ड कराया जाता था फास्फोरस 32 से, प्रोटीन को सल्फर 35 से, था ना। तो इसको रेडियो लेवल्ड भी कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी वो एक्स रेज जब डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये शाइन करेगा, ये चमकेगा, ये दिखाई देगा ये कि हाँ यहाँ बाइंडिंग हुई है। अदरवाइज पता ही नहीं लगेगा कि ये बाइंडिंग किया कि नहीं किया। ठीक है, तो पता लगाने के लिए बाइंड हुआ कि नहीं हुआ है, किस जगह हुआ है, किस सीक्वेंस का भी आपके पास हो सकता है, ये वाली भी सीक्वेंस हो, ठीक है, ये सीक्वेंस हो, किसके साथ बाइंड किया, इसका जोड़ीदार सीक्वेंस कौन सा था, इसी के साथ। तो ये इस पर रेडियोएक्टिव मटेरियल अटैच कराना पड़ेगा। तो प्रोब क्या होते हैं, ये प्रोब क्या है, स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस है अटैच्ड विथ रेडियोएक्टिव मटेरियल, रेडियोएक्टिव मटेरियल के साथ वो अटैच होती है, मतलब दे आर रेडियो लेवल्ड। क्या होते हैं, रेडियो लेवल्ड होते हैं। ठीक है, इसको यूज किया जाता है किसके लिए, यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, अपने जोड़ीदार सीक्वेंस को पहचानने के लिए इसको यूज किया जाता है। यह है डीएनए प्रोब। क्या होता है, ठीक है, देखिए स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, सिंगल स्ट्रैंड सेगमेंट होता है, इसको यूज किया जाता है अपनी जोड़ीदार सीक्वेंस पहचानने के लिए। वो जोड़ीदार सीक्वेंस कहाँ पर है हमारी, समझ में आया, डीएनए प्रोब होता है। प्रोब आरएनए के भी होते हैं, डीएनए के साथ साथ आरएनए का भी प्रोब होता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखेंगे आरएनए प्रोब्स ऑल्सो फाउंड, मिलेंगे आपको, देखिए तो आरएनए के भी प्रोब होते हैं, डीएनए आरएनए दोनों, आरएनए वाला आरएनए की सीक्वेंस पहचानता है। ठीक है, अब इस टेक्निक को कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पर, डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, पहचानने के लिए। किसी डिजीज को पहचानना है, आपके पास जितनी डिजीज हैं, जैसे ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस है पूरा ना, पता है ह्यूमन का जीनोम, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जीनोम सीक्वेंस है, कोई जानकारी पता है आपको, जिस डिजीज को डिटेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टाइफाइड का डिटेक्ट करना है, तो टाइफाइड का पैथोजन जब बॉडी में आपके जाएगा तो उसकी संख्या इतनी कम होती है कि वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, अब कौन कौन सी पुरानी टेक्निक है उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, छूट गया है कि ब्लड का सीरम से हम चेक करते हैं। जो ट्रेडिशनल टेक्निक है बीमारी को पता लगाने वाली वो कौन सी है, नोट कर लीजिएगा। जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, टेक्निक्स किसके लिए, डिजीज को पता लगाने वाली, उसमें क्या है, सीरम की एनालिसिस करते हैं और इसकी एनालिसिस करते हैं यूरिन का, समझ में आया, पता होगा आपको, यूरिन से बीमारी पता लगा लेते हैं कौन सी डिजीज है, सीरम से, और साथ में स्टूल, स्टूल का मतलब फीसिस लिखा नहीं गया है, तो स्टूल की एनालिसिस भी करते हैं, ये ओल्ड टेक्निक है। ठीक है, तो जिस डिजीज का पैथोजन आपकी बॉडी में गया हुआ है उसको आपको पहचानना है, सिम्टम नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, सिम्टम नहीं आ रहा है, तो कैसे पहचानेंगे, मार्केट में प्रोब्स अवेलेबल होते हैं, हर डिजीज के पैथोजन के प्रोब्स हैं, समझ में आया। जैसे टाइफाइड पहचानना, आपके ब्लड में टाइफाइड का पैथोजन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, ब्लड निकालेंगे, ठीक है, बॉडी से, और
ब्लड निकालने के बाद में सेल में से डीएनए को निकालेंगे। तो अगर आपकी बॉडी में टाइफाइड का पैथोजन होगा तो उसमें तो डीएनए होगा ना, ठीक है। उसके डीएनए को निकाल करके वही टेक्निक वो काटेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करेंगे, सब कुछ काम करेंगे। उसके बाद एक काम और करेंगे कि वो डबल स्ट्रैंड डीएनए आपको मिलेगा ना, ये पता होना चाहिए कि जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं डीएनए को तो कैसा मिलता है, डबल स्ट्रैंड। फिर उसको सिंगल स्ट्रैंड में भी कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करा लिया, कराने के बाद में आपने क्या किया, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, ये किसका है, टाइफाइड के पैथोजन का। अब आपको पता लगाना है टाइफाइड का पैथोजन बॉडी में था कि नहीं था, हमको नहीं पता है कि नहीं, लेकिन है। तो क्या करेंगे, यही टाइफाइड वाला प्रोब जो है अप्लाई करा देंगे। टाइफाइड प्रोब का मतलब टाइफाइड को पहचानने वाले जो डीएनए के टुकड़े हैं, ठीक है। टाइफाइड का जो, क्योंकि मार्केट में डीएनए प्रोब हर डिजीज के अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोब को लाएंगे और अब ब्लड सैंपल जो आपने डीएनए का सैंपल निकाला अपने ब्लड से, डीएनए को तोड़ा है, अलग किया, उसमें अप्लाई करा देंगे। अप्लाई होगा, अगर वो डबल स्ट्रैंड, अगर वो बाइंड कर गया, अगर बॉडी में टाइफाइड का पैथोजन होगा तभी वो बाइंड ही करेगा, अदरवाइज वो बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं है ना, जोड़ीदार सीक्वेंस को पहचानेगा। वो भी टाइफाइड का था, आप जो प्रोब लेके आए वो भी टाइफाइड का ही है, तो दोनों क्या है, पहचान लेगा कि हमारी ही सीक्वेंस है। समझ में आया। तो डबल स्ट्रैंड बन गया अगर ये, और बन गया तो पहचानेंगे कैसे कि डबल स्ट्रैंड बन गया है। आपने रेडियोएक्टिव मटेरियल को अटैच कराया ना सिंगल स्ट्रैंड के साथ में, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो प्रोब था उसके साथ क्या जोड़ा था, रेडियोएक्टिव मटेरियल। अब उसको जब देखेंगे एक्सरेस में तो फिल्म में आपको क्या ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, मतलब अगर ग्लो कर रहा है तो वहाँ पर वो बाइंडिंग हो चुकी है और आपकी बॉडी में पैथोजन है। समझ में आ रहा है। तो इस टेक्निक से केवल हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचानते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज की, और कुछ नहीं है। अगर यही आरएनए है, मान लीजिए कोई आरएनए वायरस आपकी बॉडी में चला गया, तो बहुत सारे होते हैं ना आरएनए वायरसेस होते हैं, तो उसको कैसे पहचानेंगे, वहाँ जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल निकालेंगे, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कराएंगे, तो वहाँ आरएनए प्रोब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था। समझ में आया। डीएनए का भी प्रोब होता है और आरएनए, और इसमें कुछ नहीं है ऐसा। क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा, देखिएगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसमें आप बहुत डीपली नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन जब फंसेगा तो बताइएगा। तो ये हो गया डीएनए प्रोब। दूसरी टेक्निक कौन सी है, पीसीआर। अब एक चीज देखिए, कुछ लिखा गया होगा कि डीएनए प्रोब से कौन कौन सी डिजीज को डायग्नोस किया गया है। ऑटो रेडियोग्राफी जानते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, यही इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। दूसरी टेक्निक है पीसीआर। पीसीआर में कुछ नहीं है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पूरा नाम, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन गया हुआ है तो उसका सिम्टम नहीं आने का कारण होता है उसकी संख्या इतनी कम है, इसलिए सिम्टम नहीं आ रहा है। तो अगर आप पीसीआर से पता लगाना चाहते हैं, क्या करेंगे, ब्लड सैंपल को निकालेंगे बॉडी से, ब्लड सैंपल निकालने के बाद काम वही सेम करेंगे, ठीक है। सैंपल निकाला आपने, डीएनए के छोटे छोटे क्या किए, फ्रेगमेंट करवा लिए, हो गया ना। सेल से डीएनए को निकालेंगे, सेल से क्या करेंगे, डीएनए निकालेंगे, फ्रेगमेंट बना लेंगे। अगर वो पैथोजन का डीएनए, अगर वो पैथोजन बॉडी में अगर आपके है तो उसके भी फ्रेगमेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसके भी तो फ्रेगमेंट आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एम्पलीफाई करा लेंगे। पीसीआर मशीन की मदद से जितने डीएनए के फ्रेगमेंट बने हुए हैं सबको एम्पलीफाई, तो एम्पलीफाई हो जाएगा तो ढेर सारे डीएनए के फ्रेगमेंट मिल गए। अब आप जो टेस्ट कर, जिस नॉर्मल टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि या तो पैथोजन की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो नॉर्मल जो टेस्ट होता है उससे पता लग जाता है डिजीज है कि नहीं है। जब पैथोजन की संख्या कम है तो जाहिर सी बात है उसका जेनेटिक मटेरियल भी तो कम है। मान लीजिए बॉडी में आपके 5 पैथोजन है, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल कम होगा। पैथोजन बढ़ते हैं तो संख्या बढ़ती है तो साथ में उनका जेनेटिक मटेरियल भी तो बढ़ता है, क्योंकि हर पैथोजन के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, ये डीएनए। तो आप काम करिए, उसका जेनेटिक मटेरियल बढ़ा लीजिए, तो टेस्ट में क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा कि है कि नहीं है, ठीक है।
समझ में आया? तो ये जो कोरोना में जो टेस्ट करते थे पीसीआर वाला वही है, ठीक है, पीसीआर से टेस्ट किया जाता था। नंबर पे बेस होता है। हाँ, नंबर पे बेस होता है कि कितने नंबर मिले। नंबर नहीं, पैथोजन का नंबर बॉडी में कम है, हम उसकी डीएनए की संख्या को बढ़ाते हैं। चाहे पैथोजन बढ़ जाए, पैथोजन बढ़ेगा तो क्योंकि पैथोजन बढ़ने के साथ साथ उसका डीएनए भी तो ज़्यादा होगा ना, ठीक है, उसका डीएनए भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। लेकिन सर कोरोना तो मशीन से चेक और सैंपल यहीं से क्यों लेते थे? सैंपल को नोज से लेते थे और माउथ कैविटी से लिया जाता था, सलाइवा से, क्योंकि इन्फेक्शन का एयरबॉर्न डिजीज कोरोना जो था, इन्फेक्शन कहाँ से होता था? माउथ से या नोज से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, तो या ओरल कैविटी से। तो कहाँ ज़्यादा चांस है उसके रहने के? यहीं पर ना, यहीं उसके ज़्यादा चांस मिलेंगे वायरस के रहने के, इसलिए सैंपल वहीं से आइसोलेट करते हैं। तो पीसीआर से आप क्वेश्चन मिलेगा, पीसीआर से कौन कौन सी डिजीज को डायग्नोस किया गया है, तो उसमें आप देखेंगे एड्स को, ठीक है, हेपेटाइटिस बी को, हेपेटाइटिस बी को इससे पता लगा लेते हैं, और इससे हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे कैंसर को, साथ में और कुछ जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जेनेटिक बीमारी जिसमें जीन चेंज होता है, उसको भी हम पीसीआर की मदद से पता लगाते हैं, ठीक है। अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये तो बता दिया मैंने। कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो कैंसर आपकी बॉडी में हुआ, कैंसर में होता क्या है? सेल अनवांटेड सेल कट, सेल डिवीजन फास्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जीन में म्यूटेशन होता है। आपकी बॉडी की जो सेल हैं, उनकी जो जीन है वो चेंज हो जाती है, जिस वजह से सेल डिवीजन फास्ट लगातार हो रहा होता है, ठीक है। तो हमको पता लगाना है कि ये म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में किसी सेल में म्यूटेशन हुआ है तो कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए क्या करेंगे? डीएनए सेल को आइसोलेट कराएंगे, सेल से डीएनए निकालेंगे, निकाल के डीएनए को मल्टीप्लाई करा लेंगे, वही सेम चीज। तो जब डीएनए की बहुत सारी कॉपी हो जाएंगे तो आसान हो जाता है पता लगाना कि उसमें कोई चेंज है कि नहीं है, क्योंकि जब सैंपल डीएनए का कम होता है ना, तो उससे आप नहीं पता लगा सकते हैं कि कोई म्यूटेशन हुआ है कि नहीं है, ठीक है। सैंपल को आपको एम्प्लीफाई करना पड़ेगा, कई कॉपी रेडी करानी पड़ेगी, तब आप पता लगा सकते हैं कि उसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रोटोऑन्कोजीन क्या है? सबकी बॉडी में प्रोटोऑन्कोजीन है, वो म्यूटेशंस की वजह से कन्वर्ट हो जाती है ऑन्कोजीन्स में। कैंसर कॉजिंग जीन सबकी बॉडी में होता है, लेकिन जब एक्टिव हो जाता है तो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, जब एक्टिव नहीं रहता है तो प्रोटोऑन्कोजीन। जीन का नाम ही है प्रोटोऑन्कोजीन। जैसे एंजाइम बॉडी में किस फॉर्म में बनता है? प्रिमिटिव प्रो एंजाइम बनता है ना, वो बाद में से पैप्सिन बनेगा, प्रोपैप्सिन में वो कन्वर्ट होगा पैप्सिन, वही चीज है। तो इन डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है पीसीआर में। कुछ नहीं है, केवल हम मल्टीप्लाई कराते हैं डीएनए के सैंपल, ठीक है। या तो आप लिखकर सैंपल मल्टीप्लाई कर इनको पता लगा सकते हैं, या कैंसर, ठीक है। इसके बाद में एक तीसरी टेक्निक है इलाइजा। इलाइजा क्या होती है? इसका फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, लिख लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। वो ऐसे निबंध वाला ऐसे नहीं है, ASSAY, ठीक है, ऐसे है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बताइए इलाइजा को किस बीमारी को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है? HIV के लिए, ठीक है, HIV के लिए। तो HIV डिटेक्ट करते हैं इलाइजा से मोस्टली। इलाइजा ये टेक्निक किस चीज पर बेस होती है? इसमें होता क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है। सबको पता ना कि एंटीजन जो होते हैं वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करते हैं ना, तो इसमें अगर बाइंडिंग हुई है एंटीजन की एंटीबॉडी से तो पता लग जाएगा कि डिजीज है कि नहीं है। इसमें यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे कि डीएनए का सैंपल वगैरह नहीं निकालते कि उसको एम्प्लीफाई कराना है, कि उसमें प्रोब के साथ जोड़ना है, ठीक है। ये किस पर बेस्ड होती है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन,
एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस होती है इलाइजा। इलाइजा की मदद से आप एंटीजन भी पहचान सकते हैं और एंटीबॉडी। नोट कर लीजिएगा, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कैन डिटेक्ट कैन आइडेंटिफाई। इसका एंटीजन एंटीबॉडी डिजीज वाला, अरे बीमारी तो पता लगा रहे हैं बॉडी में है कि नहीं है, तो डिजीज वाला क्योंकि एंटीजन की डेफिनेशन जानते हैं ना, हमारी बॉडी में बाहर से जो भी चीज जाती है, जो अनवांटेड चीज चली गई, बॉडी के लिए नहीं है, बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बनाता है एंटीबॉडी, वो हर चीज एंटीजन होती है। ठीक है, तो एंटीजन में कोई ऐसा नहीं होता है कि वो माइक्रोब्स ही एंटीजन नहीं होते हैं, कोई केमिकल भी एंटीजन हो सकता है जिसके अगेंस्ट में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए, कुछ रिस्पॉन्स दिखा दे और वो चीज एंटीजन होती है। तो एंटीजन भी पता लगाते हैं और एंटीबॉडी भी पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई डिजीज है, दो टेक्निक तो हो गया, ये तीसरा वाला, कोई डिजीज है, उसका पैथोजन बॉडी में पहुंच गया है। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि वो डिजीज है कि नहीं है बॉडी में। तो अगर पैथोजन गया है तो जाहिर सी बात है बॉडी में जाकर के उसने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। कोई पैथोजन आपकी बॉडी में डिजीज कैसे करता है, कैसे करता है? वो जाकर के या तो से HIV वायरस कैसे करता है, वो जाकर के सेल के अंदर अपना रेप्लिकेशन चालू कर देगा। ठीक है, कुछ पैथोजन क्या करते हैं, हार्मफुल टॉक्सिन बना देते हैं बॉडी में जाकर के, वो टॉक्सिन हमारी बॉडी को क्या करता है, नुकसान करता है। समझ में आया? और बॉडी में जब पैथोजन जाता है तो साथ में एंटीबॉडी भी तो बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, हर बीमारी में एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी बनाएगा, तो आप या तो एंटीजन की मदद से डिजीज को पता लगा लीजिए या एंटीबॉडी की मदद से, दोनों आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि एंटीजन गया है तो एंटीबॉडी बनेगी ही, या तो उस एंटीजन को पता लगाइए या तो जो एंटीबॉडी बनी है उसको डिटेक्ट करा लीजिए, तब पैथोजन तब पता लग जाएगा डिजीज है कि नहीं है। ठीक है, कैसे करते हैं इसको देखिए। इसके लिए किट आती है, एलाइजा किट होती है। उस किट में होता क्या क्या है, उसमें आपको 3 चीजें होती है। एक तो माइक्रोडेटर, एक प्लेट होती है, उस प्लेट में छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं। ठीक है, डिप्रेशन। ठीक, एक क्या होती है, एलाइजा प्लेट, एलाइजा प्लेट होती है G-Plex। दूसरा क्या होता है, एंजाइम दिया जाता है आपको। एंजाइम क्यों दिया जाता है समझ में आएगा। एक तीसरी चीज दी जाती है सबस्ट्रेट, क्योंकि जानते हैं हर एंजाइम, हर सबस्ट्रेट का अपना अपना एंजाइम है। एंजाइम सबस्ट्रेट पर काम करता है, उसको प्रोडक्ट में बदल देता है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जानते हैं क्या होते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐसे सबस्ट्रेट जिन पर एंजाइम अगर काम किया वो अपना कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, ये ब्लू कलर का है, इस पर कोई एंजाइम काम करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ना। इसका कलर अगर चेंज हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है, तो सबस्ट्रेट को आप क्या बोलेंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, कलर चेंज करने वाला सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट किसी पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर देता है जब प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर एलाइजा प्लेट लेंगे, साथ में क्या लेंगे, एंजाइम लेंगे। ठीक है, और क्या लेंगे इसमें, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं एलाइजा प्लेट में, समझ में आया। और एक चीज और होती है, अगर आपको पहचानना क्या है, आपको बॉडी में अपने किसी बीमारी का एंटीजन पहचानना है कि एंटीबॉडी पहचानना है, उसके हिसाब से प्लेट अलग अलग होती है। अगर आपको एंटीजन पहचानना है तो उस प्लेट पर एंटीबॉडी पहले से मौजूद रहेगा, और आपको एंटीबॉडी पहचाननी है तो उस पर एंटीजन पहले से मौजूद रहेगा। ठीक है, कोटेड रहता है उस पर। समझ में आया? तो जैसे यहाँ पर देखिए, वैसे इलाइजा जो टाइप होता है, डायरेक्ट इलाइजा, इनडायरेक्ट और सैंडविच इलाइजा, 3 टाइप का इलाइजा होता है, तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए जहाँ पर ये क्या है, ये प्लेट है, इस प्लेट में छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, ये गड्ढे बने हुए हैं, डिप्रेशन, ये डिप्रेशन बना हुआ है। ठीक है, आपको एंटीजन पहचानना है। क्या पहचानना है? एंटीजन के हमारे बॉडी में पोलियो का वायरस है कि नहीं है, ठीक है, या किसी बीमारी का पैथोजन है कि नहीं है।
तो उसका जो एंटीजन होता है उसको वो यहाँ पर पहले से इस प्लेट पर मौजूद रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, पूरा वो कोटिंग है, इस प्लेट के ऊपर एंटीजन की कोटिंग है। कौन सा एंटीजन? डिजीज वाला। डिजीज तो पहचान रहे ना कि आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर डिजीज है कि नहीं है, तो उसका एंटीजन जो है, उस बीमारी का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो डिजीज हो रही है, वो एंटीजन यहाँ पर क्या है, कोट है पहले से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सीधे आपका ब्लड ले लेंगे। ध्यान सुनिएगा, एंटीजन है ना, अब क्या करेंगे, ब्लड ले लेंगे। ब्लड में आपके एंटीबॉडी होगी। ठीक है, ब्लड में क्या होगी, एंटीबॉडी। तो जब एंटीबॉडी यहाँ पर हमने क्या किया, अप्लाई कराया, देखिए एंटीबॉडी वाई शेप में होती है ना, ये एंटीजन के साथ बाइंड कर देते हैं। ठीक है, इस एंटीबॉडी को किससे लिंक कराया, एंजाइम से। किससे लिंक कराया, एंजाइम। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को अप्लाई कराते हैं एंटीजन के ऊपर। ठीक है, अप्लाई करा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये एंटीबॉडी, यही एंटीजन, इसी एंटीजन के करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हो, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हैं कि इसी एंटीजन को पहचानने वाली एंटीबॉडी होगी। जैसे टाइफाइड का एंटीजन है तो उसकी जो एंटीबॉडी होती है, उसी हर एंटीजन की अपनी अपनी एंटीबॉडी होती है ना, वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन से बाइंड भी करती है, वो किसी दूसरे से बाइंड नहीं करेगी। तो आप जब एंटीबॉडी अप्लाई कराएंगे उस डिजीज वाली एंटीबॉडी को यहाँ पर एंटीजन के साथ में, तो यहाँ ये क्या कर जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस प्लेट को वॉश कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वॉश। वॉश इसलिए करते हैं जो अनवांटेड चीज़ें वो यहाँ से हट जाए, जो एंटीबॉडी इस पर बाइंड नहीं की वो हट जाए यहाँ से। ठीक है, तो अभी पता ही नहीं लगा ना कि बाइंड किया कि नहीं किया, हमको तो चेक करना ना एंजाइम क्यों मिलाया गया यहाँ पर, एंजाइम क्यों जोड़ा गया, ये पता लगाने के लिए कि वो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए एंजाइम को जोड़ा गया ना। अब एंजाइम को जोड़ दिए, अभी तक पता नहीं लगा। अब आप क्या करेंगे, साथ में सबस्ट्रेट मिलाएंगे। इसमें क्या करेंगे, वो सबस्ट्रेट मिलाया जाएगा, कौन सा वाला, क्रोमोजेनिक। ठीक है, सबस्ट्रेट कौन सा वाला मिलाएंगे, क्रोमोजेनिक। जैसे सबस्ट्रेट मिलाएंगे तुरंत क्या होगा, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के कलर को चेंज करेगा, और चेंज करेगा तो आपको पता होगा ना कि हमने किस रंग का सबस्ट्रेट मिलाया था। अगर उसका कलर चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है, इस देखिए वॉश जानते हैं क्यों किया गया था, वॉश इसलिए किया, मान लीजिए 1% सोचिए कि अगर यहाँ पर एंटीजन, कोई एंटीजन ही नहीं है, मान लीजिए कोई एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड नहीं करेगी ना, वॉश करने पर सारी एंटीबॉडी क्या होंगी, हट जाएंगे, तो कलर नहीं हट जाएंगी ना। तो आप लाख क्रोमोजेनिक मिलाएंगे, कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है, तो ये बाइंड नहीं करेगा, एंजाइम भी नहीं है, क्योंकि सारी एंटीबॉडी हट जाएंगी तुरंत। ठीक, अगर वो बाइंड की रहेगी तभी एंटीबॉडी वहाँ रुकेगी, एंटीजन के साथ बाइंड की रहेगी। तो एंटीजन अगर यहाँ पर है तो बाइंड हो चुका एंटीबॉडी, ये तुरंत कलर क्या है, चेंज होगा। कलर चेंज हुआ, इसका मतलब एंटीजन मौजूद है, पर्टिकुलर डिजीज का एंटीजन है बॉडी में। समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा कलर चेंज होगा उतना ही पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि बॉडी में पैथोजन उतना ही ज़्यादा है। तो हर डिजीज के एंटीबॉडी अलग अलग होती है, हर डिजीज का एंटीजन अलग अलग होता है। समझिए, ये जो प्लेट रहता है वो डिटेक्टेड रहता है, जाना पहचाना रहता है। कैसे जाना पहचाना, हमें जिसका रोग का पता करना, हाँ, वही वाला तो हम रखते हैं, अलग अलग कलर देने हाँ, के। सबके लिए अलग अलग एंटीजन होते हैं, अलग अलग सबके लिए एंटीबॉडी होती है हर डिजीज के लिए। क्या चीज़, फिर से ये है, देखिए जिस डिजीज एलाइजा की टेक्निक्स, इस टेक्निक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी को पहचानते हैं कि आपकी बॉडी में वो एंटीजन है कि नहीं है। ठीक है, एंटीजन होगा तो उस डिजीज का एंटीबॉडी भी बना होगा, तो या तो चाहिए आप उस एंटीजन को पहचान लीजिए ब्लड से निकाल करके, तो या तो देखिए पहचानेंगे कैसे, जब टेस्ट करेंगे तभी तो पता, हमको कहाँ देख थोड़ी ना रहा है कि बॉडी में पैथोजन गया है कि नहीं है, वो तो हम पॉसिबिलिटी जनरेट करा रहे हैं कि हाँ हो सकता गया हो। तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने सैंपल रखा, ये ब्लड सैंपल यहाँ पर, उसमें अगर एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन अगर मौजूद रहेगा
तो आप उसके करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी जब अप्लाई कराएंगे तो एंटीबॉडी तुरंत यहाँ क्या करेगा, वो बाइंड कर जाएगा। ठीक है, वो बाइंड कर जाएगा तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को मिलाएंगे ना। सबस्ट्रेट रहेगा एंजाइम, जितनी ज़्यादा एंटीबॉडी, अगर मान लीजिए कोई भी एंटीबॉडी बाइंड नहीं किया तो इसका मतलब एंटीजन था ही नहीं आपके ब्लड में। एंटीजन होगा ब्लड में, ठीक है, तभी तो एंटीबॉडी जो मिला रहे हैं वो एंटीबॉडी बाइंड करेगी। अदरवाइज ये एंटीबॉडी मिलाया आपने, एंटीजन नहीं है, तो जैसे इसको वॉश करेंगे ना, मिलाने के बाद वॉश किया जाता है, ठीक है, इसीलिए वॉश करते हैं कि अगर कोई एंटीजन नहीं है तो सारी एंटीबॉडी हट जाती है। तो फिर आप ग्लूकोजेनिक सबस्ट्रेट मिलाइए तो कलर चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी गया तो साथ में एंजाइम भी तो गया, इसके साथ तो हमने एंजाइम जोड़ा था, वो भी तो चला जाएगा यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो अगर है एंटीजन बॉडी, ब्लड में एंटीजन है तो तुरंत ये एंटीबॉडी क्या करेगी, बाइंड कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी, तुरंत सबस्ट्रेट मिलाने पर कलर चेंज होगा। इसीलिए यहाँ एंजाइम को जोड़ा जाता है, एंजाइम उसमें मदद करता है कलर चेंज कराने में। समझ में आ रहा है? सर जी, जैसे प्रेगन न्यूज से जैसे प्रेगनेंसी चेक करना, वो ट्रेडिशनल वाले में आ जाएगा। कौन सा? प्रेगन न्यूज से प्रेगनेंसी, हाँ वो ट्रेडिशनल है, वैसे जी चेक करते हैं वो। उसी प्रकार से ये सब भी होते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलर हाँ ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? लाइट का क्या? किसमें? इसमें लाइट का कोई, यहाँ लाइट का रोल नहीं है। लाइट का उसमें डीएनए प्रोब वाले में था, ठीक है, ऑडियो रेडियोग्राफी में लाइट उसका रोल था। अब आगे देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनका जीन क्या कर दिया गया है, मॉडिफाइड कर दिया गया। ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। जिसके जीन को आप चेंज कर दीजिए वो एनिमल हो गया ट्रांसजेनिक एनिमल। मकसद क्या है? बहुत सारे मकसद होते हैं उसका जीन चेंज करने के, आगे लिखे गए हैं क्यों हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या है, जिसके जीन, जिस एनिमल के जीन को चेंज कर देंगे वो ट्रांसजेनिक होगा। कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिए गए हैं अब तक? पिग बनाया गया है, ट्रांसजेनिक पिग, ठीक है, माइस बनाया गया है, ट्रांसजेनिक रैट है, और क्या इसके बाद में ट्रांसजेनिक मंकी है, शीप, काऊ, फिश, शीप हो गया और काऊ। सबको अलग अलग रीजन की वजह से चेंज किया गया है। मोस्टली 95% क्वेश्चन ही आता है। 95% किसको ट्रांसजेनिक बनाया गया है? माइस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस माइस को क्या है, 95% केस में इसी को ट्रांसजेनिक बनाते हैं। रीजन क्या है, क्यों माइस को लेते हैं? सबसे छोटा है इसलिए नहीं, हमसे मिलकर, हाँ, हमारे से सिमिलरिटी भी है, सिमिलरिटी तो और लोगों में भी है, लेकिन फायदा यह है कि इसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जैसे मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि वो एनुअल प्लांट था, 1 साल में रिजल्ट दे देता है। आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, नहीं आप पता लगा बुढ़े हो जाएंगे जब तक उसका जो है वो बड़ा होगा एनिमल, ठीक है, वो अपनी जनरेशन तब लाएगा। अगली जनरेशन लाने में टाइम लगता है ना, इसका जनरेशन टाइम बहुत छोटा होता है, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा संख्या में रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए माइस को ही यूज़ किया जाता है 95% में, ठीक है। और इसके बाद देखिए अब ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का बेनिफिट क्या है, क्या इसका एडवांटेज है या सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ट्रांसजेनिक बनाया जाता है। तो इसमें देखिए एक एक करके लिखा हुआ है। सर जी, ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या है? वैसे जो जिसमें बदलाव किया गया हो, जिसके जीन में आप बदलाव कर दीजिए वो ट्रांसजेनिक है। ह्यूमन के जीन में बदलाव करने का परमिशन नहीं है, ठीक है, ह्यूमन में नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन को अगर ट्रांसजेनिक बना दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ही, लेकिन ह्यूमन में नहीं किया जाता। हाँ ये और एक चीज़ समझिए, ह्यूमन में आप एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। स्किड जो डिजीज है, स्किड डिजीज में क्या किया गया है, जीन को ठीक किया गया, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पेशेंट में बीमारी को ठीक किया गया, ना कि उसको ट्रांसजेनिक बनाया गया है। तो ह्यूमन में ट्रांसजेनिक नहीं बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है। हाँ,
तो इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल का बेनिफिट क्या होता है वो देखिए। पहला बेनिफिट इसका है तो स्टडी, मैं हेडिंग समझा रहा हूँ, स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। आप केवल अगर हेडिंग्स को ही देख लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। जितनी हेडिंग्स बनी हुई है ना इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आया? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब समझ रहे हैं? कोई भी जीन हमारी बॉडी में उसका रोल क्या होता है, ठीक है? अगर आप किसी जीन का अध्ययन करना चाहते हैं कि वो जीन हमारी बॉडी में क्या कर रही है, उसका इफेक्ट क्या आता है, अगर उस जीन में कोई चेंज कर दिया जाए तो बॉडी पर क्या असर आएगा। जैसे इंसुलिन बनाने वाली जीन क्या करती है, इंसुलिन बनाती है, अगर उसमें कुछ चेंज कर दिया जाएगा तो इंसुलिन बनना बंद हो सकता है, ठीक है? या क्या बदलाव होंगे, तो उसमें ह्यूमन में तो कुछ करेंगे नहीं, ह्यूमन में नहीं करेंगे सारी चीज़ें, तो एनिमल्स को ही बनाएंगे ना। क्या करेंगे, इंसुलिन बनाने वाली जीन को निकालेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरे एनिमल में ले जाकर के। ह्यूमन से जीन को निकाले और इसको किसमें ट्रांसफर किए, एनिमल में ले जाकर के। अब उस पर्टिकुलर जीन का इफेक्ट देख रहे हैं कि वो बॉडी में जाके करता क्या है, किसी पर्टिकुलर जीन का बॉडी में इफेक्ट क्या आता है, या उसमें म्यूटेशन कराने से बॉडी में क्या चेंजिंग होने वाली है, ठीक है? उसकी स्टडी मतलब ऐसे आपकी बॉडी, किसी हमारी बॉडी में कोई जीन का इफेक्ट क्या है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में क्या कर रही है वो जीन, उसके इफेक्ट को देखने के लिए बॉडी से जीन निकालिए और एनिमल में ले जाकर के ट्रांसफर कर दीजिए। अब देखेंगे उसके एनिमल की बॉडी में क्या होगा। समझ में आया? तो ये इसका मकसद होता है कि बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजी जो हमारी चल रही है और बॉडी में जो हमारे विकास चल रहा है उसमें जीन का क्या होगा, ठीक है? कैसे वो काम करती है जीन, इसके लिए एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाया है। समझ में आए? अब इसमें मैं पढ़, हालांकि ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, ठीक है? मैं एक एक लाइन आपको इसमें समझा दे रहा हूँ। देखिए लिखा है ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी, एक चीज़ और समझिए, ट्रांसजेनिक एनिमल को डिज़ाइन भी किया जाता है, ठीक है? ट्रांसजेनिक एनिमल डिज़ाइन करने का मतलब उसको अपने हिसाब से बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? टू अलाउ द स्टडी ऑफ द हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, जीन्स कैसे रेगुलेट होती हैं, कैसे जीन काम करती हैं, इसकी स्टडी करने के लिए हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी में क्या काम करती हैं जीन, इसको स्टडी करना है तो ट्रांसजेनिक बनाएंगे, ठीक है? जैसे इसमें एक एग्जांपल लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन का क्या रोल होता है बॉडी में, तो ये जानते हैं क्या करती है, ये बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराती है, ठीक है? इंसुलिन लाइक जीन यहाँ लिख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल लिखिएगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन, ग्रोथ फैक्टर जीन, इसका रोल क्या होता है, ये बॉडी में क्या करती है, नॉर्मल डेवलपमेंट इन बॉडी, बॉडी में ये डेवलपमेंट कराती है, विकास में मदद करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ में ग्रोथ और कितना ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है? दूसरा है स्टडी ऑफ द डिजीज, सेकंड रोल क्या है इसका, टू स्टडी डिजीज, डिजीज को स्टडी करने के लिए, किसी बीमारी का पता लगाना है कि वो डिजीज कैसे होती है, ठीक है? तो किस पर, किसको अप्लाई कराएंगे, एनिमल्स पर। जैसे कुछ डिजीज के, 4 डिजीज के नाम बुक में लिखे गए हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, नोट कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और कौन सी डिजीज है, अल्जाइमर, ठीक है? और 2 नाम और लिखे गए। जब डिजीज को अध्ययन करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने कोई ड्रग बनाया, ठीक है? क्या बनाया, कोई ड्रग, तो उस ड्रग का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि बॉडी पर वो ड्रग काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके लिए ह्यूमन पर अप्लाई नहीं कराया जाता। आगे वैक्सीन भी है,
वैक्सीन अलग है, ड्रग अलग है। समझ में आगे वैक्सीन भी इसी तरीके समझना है। तो जो दवा बनाई जाती है उसको किस पर अप्लाई कराया जाता है? एनिमल्स पर कराया। तो एनिमल्स पर कैसे अप्लाई कराएंगे? जैसे मान लीजिए कोई डिजीज है तो एनिमल्स की बॉडी में उस डिजीज का जीन ट्रांसफर किया जाता है। एनिमल की बॉडी में जो सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारियां हैं, अल्जाइमर डिजीज है, ये जिस वजह से हो रही है बीमारी हमारी बॉडी में, इसका जीन क्या करते हैं उस एनिमल की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, जिस पर वो दवा टेस्ट करना चाहते हैं। आपने दवा बना लिया इसका, तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? पहले उस जानवर को बीमार करेंगे, इस बीमारी से उसको ग्रसित कराएंगे, तभी तो उसको दवाई दी जाएगी। ठीक हुआ कि नहीं हुआ तो पता तभी तो लगेगा ना कि कितना इफेक्ट आया उस पर दवा का। तो पहले उस पर्टिकुलर बीमारी का जीन उस एनिमल में ट्रांसफर किया जाता है, अब वो बन गया ट्रांसजेनिक। अब जो आपके पास ड्रग है उसको टेस्ट करिए, ठीक है, उसको डोज दीजिए उसकी, देखते हैं कितना उसके ऊपर इफेक्ट आता है। समझ में आया? तो वहाँ उसको पहले डिजीज कराई जाती है। तो जीन ट्रांसफर कर दिया आपने तो क्या बन गया? ट्रांसजेनिक बन गया। तो डिजीज की स्टडी में हम लोग इसका सहारा लेते हैं। ये चीज समझ में आई ना? ठीक है। तीसरा है अगला, थर्ड, टू स्टडी, ये लिखेंगे टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कराने के लिए इसका सहारा लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का। एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाया जाता है। इसमें बहुत, अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन सब एनिमल्स को ट्रांसजेनिक क्यों बनाते हैं, बहुत बड़ा कोई कारण बताइए, तो ये वाला रीज़न है, सबसे बिग रीज़न यही है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में हम लोग एनिमल्स को ट्रांसजेनिक इसीलिए बनाते हैं। इसका मतलब इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मोस्टली यूज, इसको हम लोग ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाने के लिए। अब देखिए लिखा है टू ऑब्टेन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। आपको कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनवानी है, मार्केट में सप्लाई कराना है, ठीक है, जैसे इंसुलिन आपने पढ़ा ना, इंसुलिन बनाना है तो कहाँ बनाएंगे इंसुलिन? बैक्टीरिया में अब तक बनवाया था, किसमें बनवाया था? बैक्टीरिया में। ठीक है, कोई प्रोटीन आप बनाना चाहते हैं मार्केट में सप्लाई करने के लिए, या कोई ड्रग बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको किस में बनाएंगे? एनिमल्स में बनाएंगे। एनिमल की बॉडी में वो जीन ट्रांसफर करेंगे जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? ट्रांसजेनिक काउ, रोजी, ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई है रोजी। ठीक है, सबसे पहली ट्रांसजेनिक काउ यही है रोजी। 90 जो देख लीजिए किस ईयर में बनाया गया, पूछा जाता है। 97 में बनाया गया ट्रांसजेनिक काउ। इसको जानते हैं ट्रांसजेनिक क्यों बनाया गया? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसकी बॉडी में हम कुछ बनवाना चाहते हैं। क्या बनवाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये काउ ऐसा मिल्क बनाए जो मिल्क क्या हो? हाईली न्यूट्रिशियस हो। जानते हैं ह्यूमन का मिल्क बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन वो सबको सप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम लोग किसका मिल्क लेते हैं? एनिमल्स का। अब काउ का मिल्क होता है, बोलते हैं डॉक्टर बच्चे को काउ का मिल्क ही पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें फैट थोड़ा कम होता है। ठीक है, बफेलो वाले में फैट ज़्यादा होता है, तो काऊ के मिल्क में फैट कम है तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, समझ में आया? लेकिन समस्या ये होती है कि उसमें प्रोटीन कम है। कौन सी प्रोटीन? लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन। वो तो अल्फा ह्यूमन की जीन ट्रांसफर की गई है। लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन उस काऊ के मिल्क में बहुत कम होती है। ठीक है, तो उस समस्या को खत्म करने के लिए एक रोजी काऊ बना दी गई। काऊ की बॉडी काऊ बनाई गई। इसके मिल्क में क्या है? इसके मिल्क कंप्लीट है, इसमें प्रोटीन भी है, फैट तो कम है ही है, फैट कम चाहिए भी। इसमें जो प्रोटीन कम होता है नॉर्मल काऊ में, उसमें प्रोटीन अच्छा खासा मिलेगा। कैसे बनाया गया? ह्यूमन की जीन को ट्रांसफर किया गया। ह्यूमन में एक जीन होती है अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जीन, वो क्या करती है? मिल्क में एल्बुमिन प्रोटीन को बनाती है, लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने वाली जीन को ह्यूमन से लेकर के कहाँ ट्रांसफर कर दिया? काऊ में। अब काऊ के मिल्क में क्या आएगा? लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन बनने लग जाती है। बन गया। यहाँ पर क्या क्या है? अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जीन को ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर किया गया है कहाँ से? फ्रॉम ह्यूमन से। तो
जब जीन ट्रांसफर कर देते हैं तो जानते हैं एनिमल कैसा हो जाता है, ट्रांसजीनिक हो गया। मकसद क्या था, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनवा रहे थे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही तो है, आखिर वो प्रोटीन क्या है, प्रोडक्ट है ना, उसको बना रहे हैं उसकी बॉडी में। दूसरा देखिए, ट्रांसजेनिक शीट बनाई गई है। शीट को ट्रांसजेनिक बनाया गया है, क्यों? ताकि ज़्यादा अमाउंट में वुल मिले। वुल बनाने वाली जीन को, जो जीन वुल बनाती है उसको शीट तो बनाता ही है, ज़्यादा बने उसके लिए जीन को ट्रांसफर करा दिया गया है, जिससे उसकी बॉडी में क्या बनेगा, ज़्यादा वुल बनेगा। तो मोर वुल प्रोडक्शन। ट्रांसजेनिक कोट बनाई गई है। कोट किस लिए बनाया गया है, सबका रीजन अलग अलग है, बताएंगे कोई गोट क्यों बनाई गई है। गोट को ट्रांसजेनिक किया गया है। आप कर दीजिए, फिर से ऑन कर दीजिए। हाँ, आप करके फिर से ऑन कर दीजिए, आप करके